नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस तैयारी चैनल में। दोस्तों, भारतीय संविधान वन लाइनर पार्ट 3 को अब स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस वीडियो क्लास में हम लोग जानेंगे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, जो मेजर पॉइंट्स हैं इंडियन पॉलिटी को लेकर के, जो अभी हाल ही में जो परीक्षा होने वाली है यूपी वीडियो को लेकर के इसको तैयार किया गया है ग्राम विकास अधिकारी, और ख़ास तौर से जो भी वन डे एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए ये अति महत्वपूर्ण है। तो स्टार्ट करते हैं भारतीय संविधान के वन लाइनर भाग 3 को। ठीक है, तो भारत में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान जो है भारत में ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, और अमेरिका के संविधान से ही जो है मौलिक अधिकार भी लिए गए हैं। ठीक है, और भारत का उपराष्ट्रपति संसद के किस सदन का पदेन सभापति होता है? तो हम लोग जानते हैं राज्यसभा का जो है ये पदेन सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति। और राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में किन पदों को लाभ का पद नहीं माना जाता है? तो इनके निर्वाचन में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल तथा केंद्र व राज्यों के मंत्री के पद को ये लाभ का पद नहीं माना जाता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी का नाम कम से कम कितने मतदाताओं द्वारा क्रमशः प्रस्तावित व अनुमोदित होना चाहिए? ठीक है, तो 20 प्रस्तावक होने चाहिए और 20 अनुमोदक होने चाहिए। अब इसको थोड़ा सा जान लेते हैं कि देखिए इसमें जो है पदों के लिए लाभ का पद का क्या मतलब है। तो लाभ का पद का मतलब है ये है कि राष्ट्रपति दोबारा राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं, उपराष्ट्रपति भी लड़ सकते हैं, और राज्यों के राज्यपाल भी जो है, ये राज्यों के राज्यपाल जो होते हैं ये प्रसाद पर्यंत तक जो है राष्ट्रपति की प्रसाद पर्यंत पर ही ये अपना जो है इनका टेन्योर होता है। अमूमन ये 5 साल का टेन्योर माना जाता है, लेकिन राष्ट्रपति चाहे तो उससे कम या उससे अधिक अवधि तक जो है राज्यपाल को बनाए रख सकता है किसी राज्य के। ठीक है, और संघ राज्य क्षेत्रों के मंत्री जो है वो भी इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक है, ये लाभ के पद पर नहीं आते हैं। और ये प्रस्तावक और अनुमोदक की बात जो है, तो राष्ट्रपति पद के लिए हमने भी जाना कि नेक्स्ट जो पिछला वीडियो लेक्चर था हमारा वन लाइनर 2, तो उसमें जो है सेकंड पार्ट वाले में हमने जाना था कि प्रस्तावक और अनुमोदक जो थे वो 50-50 थे। ठीक है, राष्ट्रपति पद के लिए। ठीक है, लेकिन ये प्रेसिडेंट के लिए थे। ठीक है ना, लेकिन जो है यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट के लिए ये 20-20 है। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति पद जो है प्रत्याशी का नाम जो है 20 लोग जो है उसको प्रस्तावित करेंगे, और उसके बाद अनुमोदन जो होगा वो 20 लोगों को होगा। फिर उसके बाद आते हैं कि कितनी धनराशि जो है उपराष्ट्रपति पद के लिए जमानत राशि। तो जैसे राष्ट्रपति पद के लिए 15,000 थी, तो उपराष्ट्रपति पद के लिए भी 15,000 जमानत राशि है। शपथ कौन दिलाता है उपराष्ट्रपति को? तो उपराष्ट्रपति को जो शपथ है ये राष्ट्रपति दिलाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो है देता है, किसे देता है? राष्ट्रपति को देता है। ठीक है, और राष्ट्रपति किसको अपना त्यागपत्र देता है? उपराष्ट्रपति को देता है। ठीक है, किसे अपने पद के लिए वेतन नहीं दिया जाता? देखिए, जो उपराष्ट्रपति है उसको इसके लिए वेतन दिया जाता है कि वो राज्यसभा का सभापति होता है, इसलिए नहीं कि वो उपराष्ट्रपति है। तो ये एक क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। थोड़ा सा इसमें जो है एक तरह से जो सेंटेंस की जो है जम्बलिंग है। ठीक है, तो होता उपराष्ट्रपति ही है, लेकिन वेतन जो है उसको राज्यसभा का सभापति है, इसलिए उनको ये वेतन दिया जाता है। तो संसद के किस सदन में उपराष्ट्रपति को पद से हटाने या पदच्युत करने की प्रस्ताव लाया जाता है? तो ये जो है राज्यसभा का सभापति होता है, तो राज्यसभा में ही ये प्रस्ताव लाया जाता है पद से हटाने का। ठीक है, तो उसके बाद जो है किसके द्वारा उपराष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंधित जो है विवादों का निश्चय किया जाता है? तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति इन दोनों के निर्वाचन का जो संबंधित जो कोई भी विवाद होता है उसको जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये जो है हल किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर कि संसद के किस सदन का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार में होनी चाहिए? तो ये जो है राज्यसभा का जो है सभापति होता है उपराष्ट्रपति, तो राज्यसभा का मेंबर होने के लिए जो है उसको एलिजिबिलिटी उसकी होनी चाहिए। और वेतन कितना है उपराष्ट्रपति का इस समय? 4 लाख रुपए है। राष्ट्रपति का 5 लाख रुपए है। ठीक है,
और राज्यसभा की कार्यवाहियों का संचालन जो है ये उपराष्ट्रपति करते हैं। और राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति दोनों के पद अगर रिक्त हो जाएं तो ऐसे में कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनते हैं? तो कार्यवाहक राष्ट्रपति जो है दोनों जो है ऐसे केस में जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनते हैं। मान लीजिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी उस समय एब्सेंट है तो जो सब वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा वो जो है उपराष्ट्रपति का या फिर राष्ट्रपति का पद जो है वो धारण करेगा। ठीक है, जो भी रिक्त होता है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट आते हैं कि उपराष्ट्रपति को अपने पद से किस प्रकार हटाया जा सकता है? तो एक ऐसे संकल्प के द्वारा जिसे राज्यसभा में तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित किया गया हो। देखिए, समस्त सदस्यों का बहुमत यानी 50%। ठीक है, जिससे लोकसभा सहमत हो। लोकसभा की भी सहमति चाहिए होती है। ठीक है, उसके बाद आते हैं कि उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है किसके द्वारा किया जाता है? तो दोनों सदन जो होते हैं, याद रखिएगा यहाँ पे दोनों सदन हैं, राज्यसभा का मेंबर बनने की जो है क्वालिफिकेशन जो है वो उपराष्ट्रपति के को होनी चाहिए, उपराष्ट्रपति बनने के लिए होनी चाहिए। लेकिन साथ साथ में ये भी हमें ध्यान रखना होगा कि चुनाव में जो है संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों द्वारा इनका जो है चुनाव किया जाता है। अब इसमें एक डिफरेंस है, जब राष्ट्रपति को हमने बताया था तो उसमें मनोनीत सदस्य जो थे वो इंक्लूड नहीं थे, और दोनों सदनों के साथ साथ राज्य विधानसभाओं के जो है सदस्य भी थे। ठीक है ना, साथ साथ दो जो यूनियन टेरिटरी है दिल्ली और पांडिचेरी जहाँ पे विधानसभा है तो उनके भी मेंबर्स के जो थे वो भी इंक्लूड होते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं है। ठीक है, केवल दोनों सदनों के निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों। ठीक है ना, तो वो जो 12 सदस्य जो मनोनीत सदस्य हैं राज्यसभा के वो भी इसमें इंक्लूड होते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं संसद के किस सदन की अध्यक्षता जो है ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसका सदस्य नहीं होता है। तो ये राज्यसभा का सदस्य जो है नहीं होते हैं उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो भारत की किस प्रकार की शासन प्रणाली अपनाई गई है? तो संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है। ठीक है, और संसदीय शासन प्रणाली जो है ये ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है ना, और ज्यादातर जो पार्ट है मैंने बताया था कि वो भारत शासन अधिनियम 1935 से जो है लिया गया है। ठीक है, फिर आते हैं संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका शक्ति वास्तविक रूप में किसमें निहित किसमें नहीं होती है, निहित नहीं होती है? तो वो है मंत्रिपरिषद में। ठीक है, कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति किसमें, ये एक्चुअल में जो है कार्यपालिका शक्ति जो है संसदीय शासन प्रणाली में ये मंत्रिपरिषद में निहित होती है वास्तविक रूप से। ठीक है ना, और एक तरह से देखा जाए तो वो जो टोटल कार्यपालिका है उसमें प्रेसिडेंट भी आते हैं। ठीक है ना, तो मंत्रिपरिषद के साथ जो है प्रेसिडेंट पर भी निहित होती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा पॉइंट यहाँ पे किसमें निहित किसमें नहीं में निहित होती है तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और पद से हटाना या पदच्युति के बारे में प्रावधान किया गया है? तो ये 75(1) में जो है ये प्रावधान किया गया है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को की नियुक्ति और उनसे नियुक्ति के बाद पदच्युति से, ठीक है ना, वहां से हटाने के लिए। ठीक है, और किस अनुच्छेद के तहत जो है कहा गया है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर अपना पद धारण करेंगे? ये 75(2) में कहा गया है। ठीक है, उसके बाद जो है कोई व्यक्ति जो संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है या मंत्री बनाए जाने पे अधिकतम कितने दिन तक जो है अपने पद पर रह सकता है? तो 6 माह के तक रह सकता है। 6 माह के भीतर भीतर जो है उसको जो है किसी न किसी कंस्टिट्यूएंसी से उसको जो है जीतना आवश्यक हो जाता है। ठीक है, फिर है क्वेश्चन की पॉइंट है कि प्रधानमंत्री या अन्य मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। और यदि कोई मंत्री जो है व्यक्ति जो है मंत्री बनते समय संसद का सदस्य नहीं है तो उसे कितने माह के अंदर संसद का सदस्य बनना अनिवार्य है? तो ये 6 माह के अंदर जो है संसद का सदस्य बनना अनिवार्य है। ठीक है ना, उसके बाद आते हैं मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्य कितनी होनी चाहिए? अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये जो है मंत्रिपरिषद जो है 15% होनी चाहिए। याद रखिएगा कि टोटल जो है प्रधानमंत्री प्लस जितने ही मंत्री हैं, चाहे वो कैबिनेट मिनिस्टर हो, चाहे वो कैबिनेट मिनिस्टर के बाद में स्वतंत्र प्रभार हो जिनके पास, या फिर वो केंद्रीय राज्य मंत्री हो, वो सब मिलाकर के जो है 15% जो है होने चाहिए टोटल सदस्य की। ठीक है, 15% से ऊपर नहीं होने चाहिए। इस उपबंध
का संविधान संशोधन किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया। अब ये जो है ये बताया किस संविधान संशोधन द्वारा ये हुआ है, ये 91 यानी 91वां जो संविधान संशोधन है उसके द्वारा यह किया गया है, ठीक है। और उसके बाद जो है मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल कितनी श्रेणियां होती हैं, तो हम जानते हैं कि कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं, उप मंत्री होते हैं, ठीक है ना, तो ये होते हैं, ठीक है, 3 तरह के मंत्री होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है भारत के प्रशासन की वह कौन सी सर्वोच्च इकाई है जो सरकार की नीतियों का निर्धारण करती है, तो कैबिनेट मिनिस्ट्री जो है वो सरकार की नीतियों का निर्धारण करती है। ज़्यादातर जो है कैबिनेट मिनिस्टर्स जो होते हैं वो एक तरह से मंत्रिमंडल जिनको बोला जाता है, मंत्रिपरिषद जो है पूरा बोला जाता है कि जितने मिनिस्टर्स होते हैं वो सारे के सारे मंत्रिपरिषद में आते हैं, इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री। लेकिन मंत्रिमंडल की जब बात आती है तो प्रधानमंत्री और गिने चुने कैबिनेट के कुछ मिनिस्टर्स होते हैं, वही जो है किसी भी जो निर्णय होता है उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जो है मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, ये लोकसभा के प्रति होती है, अनुच्छेद 75(3) में, ठीक है ना। उसके बाद जो है नेक्स्ट है कि मंत्रिपरिषद के सदस्य व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, संसद के प्रति, ठीक है ना। फिर मंत्रिपरिषद का कोई भी मंत्री अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हुए देता है, तो वो देता है राष्ट्रपति को, ठीक है ना। संसद के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिए जाने पर, मान लीजिए किसी की सरकार है, सरकार जो है विश्वास मत पे है ना, बहुमत में है, और उसके खिलाफ में जो है अविश्वास प्रस्ताव जो है पारित कर दिया जाता है, तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है, ठीक है ना। तो वो त्यागपत्र किसे देती है, राष्ट्रपति को। और अगर मंत्रिपरिषद में जो है प्रधानमंत्री ही अगर चला जाता है राष्ट्रपति के पास में और प्रधानमंत्री जो है ये त्यागपत्र दे दे, तो उस टाइम पे भी जो है समस्त मंत्रिपरिषद जो है उसका भी त्यागपत्र मान लिया जाता है, और फिर उसके साथ साथ जो है फिर लोकसभा भंग हो जाती है, ठीक है। तो मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री होता है, और आमतौर पर प्रधानमंत्री जो होता है वो लोकसभा का सदस्य होता है, लेकिन ये आवश्यक नहीं है। मैंने अभी बताया था पिछले वीडियो लेक्चर में कि इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है जो प्रधानमंत्री बने, ये राज्यसभा के सदस्य थे, ठीक है ना। तो प्रधानमंत्री अपना पद त्यागपत्र किसे देता है, राष्ट्रपति को देता है। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। प्रधानमंत्री पद के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए, तो प्रधानमंत्री पद के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जो है वो लोकसभा का मेंबर होना आवश्यक तो नहीं है, लेकिन जो है लोकसभा का मेंबर होने की उसके पास कम से कम जो है वो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि वो लोकसभा का ही मेंबर हो, वो राज्यसभा का भी मेंबर हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं कि मंत्रिमंडल के गठन के लिए विभागों का बंटवारा कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। विभागों के बंटवारे से संबंध में प्रधानमंत्री किससे परामर्श करता है, तो इसका कोई वो नहीं, निश्चित नहीं है, कर भी सकता है किसी से परामर्श और नहीं भी कर सकता है, तो किसी से नहीं जो है ये लिया गया है, ठीक है। तो किस अनुच्छेद के तहत यह कहा गया है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को ऐसी सूचना देगा जो संघीय प्रशासन और विधान के बारे में उसके द्वारा मांगी जाए। तो राष्ट्रपति समय समय पर जो है जो भी सूचना मांगते हैं, तो अनुच्छेद 78 के द्वारा जो है ये ऐसा विधान है कि वो प्रधानमंत्री जो है समय समय पर सूचना प्रदान करे। तो स्वतंत्रता के बाद गठित प्रथम मंत्रिपरिषद जो थी उसमें प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे, तो स्वतंत्रता के बाद जो पहली मंत्रिपरिषद गठित हुई थी जिसमें विदेश मंत्रालय जो था वो जवाहरलाल नेहरू के पास ही था, और जो पहली मंत्रिपरिषद थी उसमें 36 टोटल सदस्य थे, ठीक है ना। और उसके साथ साथ प्रधानमंत्री भी जवाहरलाल नेहरू ही थे। तो पहले शिक्षा मंत्री कौन थे स्वतंत्र भारत के, मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, ठीक है। और पहले रक्षा मंत्री कौन थे, सरदार बलदेव सिंह थे, ठीक है। फिर पहले जो है मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री कौन थे, तो डॉक्टर जॉन मथाई थे, ठीक है ना। तो ये इंटरिम गवर्नमेंट की बात हो रही है, याद रखिएगा कि जो है स्वतंत्रता के बाद जो है इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी उसमें ऐसा था, ठीक है ना। और उसमें जो है हम जानते हैं कि राजकुमारी अमृत कौर जो थी वो स्वास्थ्य मंत्री थी हैं, और कृषि मंत्री थे जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। लेकिन बाद में जब फुल फ्लैश रूप से जो है मंत्रिपरिषद जो है दोबारा गठित होती है जब 1951 में चुनाव के बाद में, ठीक है, तो उसमें जो है
तब राष्ट्रपति बन जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और वो मंत्रिपरिषद जो होती है वो कंटिन्यूटी में अपना काम स्टार्ट कर देती है, ठीक है ना। पहली मंत्रिपरिषद इसको बोला गया। लेकिन अगर जो है पहली मंत्रिपरिषद इंटरिम गवर्नमेंट बोली गई या अंतरिम सरकार जो बोली गई, वो अंतरिम सरकार जो है स्वतंत्रता के तुरंत बाद जो है बनी थी, वो कैबिनेट मिशन के द्वारा जो है वो बनी थी, और उसमें जो कैबिनेट मिशन के द्वारा जो है वो संविधान सभा का निर्माण भी हुआ था। तो उस टाइम पर जो सरकार बनी थी उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो राष्ट्रपति जो थे वो नहीं थे, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि मंत्री थे, ठीक है। और कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु उनकी पदावधि के दौरान हुई है, यानी वो प्रधानमंत्री रहते हुए मृत्यु हुई है, तो 3 प्रधानमंत्री हैं, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी। तो इसमें जो है उनकी पदावधि के दौरान जो है उनकी मृत्यु हुई है। और इसमें जो है ये 3 की जगह 4 होने चाहिए मेरे हिसाब से, कि इसमें चौथे जो थे वो राजीव गांधी भी थे, ठीक है। तो ये राजीव गांधी को भी नाम इंक्लूड कर लीजिए। एट दैट टाइम ही वाज आल्सो द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया व्हेन जो है उनको जो है मारा गया था तमिलनाडु में, ठीक है ना। तो बम से जो है ऐसा किया गया था लिफ्टे के द्वारा, ठीक है। तो उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु जो है 11 जनवरी 1966 को हुई थी, और उस समय वो कहाँ थे, ताशकंद थे। तो ताशकंद जो है उज्बेकिस्तान की राजधानी है, ताशकंद समझौता करने गए थे। तो वहाँ पर जो है अभी भी सस्पेंस बना हुआ है कि उनकी मृत्यु जो है ताशकंद में कैसे हुई। फिर आते हैं कि प्रधानमंत्री पद का त्यागपत्र देने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, जिन्होंने प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र दिया था। तो प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले पहले व्यक्ति जो थे वो थे मोरारजी देसाई, ठीक है। और हम लोग अमूमन ये जानते हैं कि पहले प्रधानमंत्री जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे पर्सन वाइज, और दूसरे जो थे लाल बहादुर शास्त्री थे, ठीक है, ऐसा बोला जाता है। लेकिन क्या होता है कि गुलजारी लाल नंदा जो हैं वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनते हैं। तो इसलिए जो है जवाहरलाल नेहरू के बाद अगर कोई दूसरा नाम आता है कि सेकंड पोजीशन पे कौन जो प्रधानमंत्री थे, तो वो थे गुलजारी लाल नंदा, ठीक है। फिर उसके बाद फिर लाल बहादुर शास्त्री बने थे प्रधानमंत्री, उसके बाद फिर कुछ टेन्योर के लिए जो है वो गुलजारी लाल नंदा बने थे, फिर इंदिरा गांधी बनी थी, ठीक है। इस तरीके से जो है ये प्रधानमंत्रियों की सूची को जो है क्रम था, ठीक है। तो राजीव गांधी सबसे कम उम्र के और मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री थे, ठीक है ना, याद रखिएगा इसको। इसके प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, तो इसको जो है कंटिन्यू हम जानते हैं कि महान्यायवादी को अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बोलते हैं, और ये जो है राष्ट्रपति के पद तक अपना पद धारण करते हैं। और आर्टिकल नंबर 76 जो है ये महान्यायवादी को के बारे में बताता है, ठीक है। उसके बाद जो है राष्ट्रपति किसके समान योग्यता वाले व्यक्ति को महान्यायवादी नियुक्त करता है, तो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की उसके पास योग्यता होनी चाहिए व्यक्ति के पास, तभी वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनेगा, ठीक है। तो उसके बाद आते हैं भारत के किस अधिकारी को भारत के राज क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है, तो ये महान्यायवादी को ही सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। और महान्यायवादी एक्चुअली क्या होता है कि ये जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है वो सरकार की तरफ से जो है अपनी पैरवी करता है, ठीक है। और भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी जो है इन्हीं को बोला जाता है, भारत के महान्यायवादी को, ठीक है। आर्टिकल 76 में ये विदित है और संविधान में। तो भारत सरकार के कानूनी मामलों का परामर्श देखिए महान्यायवादी, ये मैंने बता दिया है आपको। और संसद का सदस्य ना होते हुए भी उसकी कार्रवाइयों में भाग ले सकता है या बोलने का अधिकार जो है उसको है, तो वो भी महान्यायवादी को ही अधिकार है, ठीक है ना। उसके बाद जो है भारत का महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की जो भी है नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी कई लोग हैं, जैसे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, यूपीएससी के चेयरमैन हैं, उनके सदस्य हैं वो। उसके बाद जो है जैसे सीएजी के अलावा जो है और भी चुनाव आयोग के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं या बचे हुए जो भी जितने भी चुनाव आयुक्त हैं वो हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, या जितने भी जो है जज हैं सुप्रीम कोर्ट के वो, और हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति ये सभी जो है राष्ट्रपति करता है, ठीक है ना। और किसके जो है इसमें जो है सलाह ली जाती है, वो जो राष्ट्रपति जो भी कार्य करेगा वो उसमें प्रधानमंत्री की सलाह से करता है, ठीक है। तो राज्य सरकार के में कानूनी मामलों का सलाह कौन देता है, ये महाधिवक्ता देता है, ठीक है ना।
एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, सॉरी स्टेट, है ना। तो उसके बाद जो है ये महाधिवक्ता के बाद आते हैं कि भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है। भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष जो है कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। अब यहाँ पे कार्यपालिका जो है वही है कि लोकसभा, राज्यसभा और उसके साथ साथ जो है प्रधानमंत्री को भी लिया जाता है। उसमें जो मिनिस्टर्स होते हैं, वो मिनिस्टर्स जो हैं, जितने भी मिनिस्टर्स होंगे, पीएम प्लस मिनिस्टर्स प्लस आईएएस, जो भी सीनियर आईएएस होंगे, सचिव होंगे किसी भी विभाग के, वो सभी कार्यपालिका में आते हैं। ठीक है, तो ये जो है स्थायी कार्यपालिका में आते हैं, या स्थायी कार्यपालिका होती है मिनिस्टर्स की, याद रखिएगा इसको, है ना। ये जो है इसका अध्यक्ष जो है ये राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, और उसके बाद है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है ये कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनेगी। ये कहा गया है अनुच्छेद 79 में। ठीक है ना, 69 में। फिर आते हैं इसी संसद में शामिल हैं लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक, लोकसभा का गठन से संबंधी प्रावधान जो है किस अनुच्छेद में है, ये 81 में है। कुल लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निश्चित की गई है संविधान के मूल पाठ में, 500। और संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा सदस्यों में 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी सदस्यता। ठीक है, और उसमें जो है 31वां संविधान संशोधन था जिसके तहत ये की गई थी। फिर लोकसभा के सदस्यों की संख्या जो है अधिकतम कितनी हो सकती है, ये 552 हो सकती है। ठीक है ना, 550 + 2। ठीक है, तो 550 + 2 जो है ये मनोनीत सदस्य हटा दिए गए हैं अभी। और अभी जो नई संसद बनी है उसमें 888 जो है ये 888 जो है ये मेंबर्स होंगे अब। तो इसका परिसीमन जो है किया जाएगा 1971 की जनगणना के हिसाब से जो है भी चल रहा है, और आने वाली 2026 की जो जनगणना होगी एट दैट टाइम जो है उसको फिर माना जाएगा। ठीक है, तो वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या 545 है। ठीक है ना, वर्तमान में तो 543 + 2 करके इस तरह है, तो अब 543 ही रह गई है। कौन कौन से संविधान संशोधन जो है लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित हैं, तो 7वां और 31वां, याद रखिएगा। 7वां और 31वां संविधान संशोधन जो है वो लोकसभा सदस्य जो है उसकी वृद्धि करने के से संबंधित है। ठीक है, और अनुच्छेद 331 के अनुसार जो है राष्ट्रपति कितने सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत कर सकते हैं, तो 2 सदस्यों को जो है मनोनीत करने का अधिकार जो है राष्ट्रपति को था अभी तक। तो अब ये एंग्लो इंडियन जो मनोनीत होते थे वो नहीं रहे हैं, अभी चेंज कर दिए गए हैं। तो ये आर्टिकल 331 में ये प्रोसीजर था। ठीक है, और ये जो है एंग्लो इंडियन जो थे ये दो सदस्य ये राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते थे। और लोकसभा में राज्यों के लिए आज स्थानों का आवंटन किस वर्ष की जनगणना के आधार पर किया गया है, तो मैंने अभी बताया था 1971 की जनगणना के हिसाब से किया गया है। और किस संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि 2026 के बाद होने वाली प्रथम जनगणना के आंकड़े प्रकाशित होने तक लोकसभा सदस्यों की संख्या 545 और रहेगी। ठीक है ना, रहेगी 84वें संविधान संशोधन के द्वारा ये कहा गया है। ठीक है, 84th। फिर जो है नेक्स्ट आता है कि नेक्स्ट पॉइंट है कि लोकसभा सदस्यों का चुनाव किस प्रकार होता है, तो प्रत्यक्ष रूप से होता है, हम जानते हैं वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। और लोकसभा के मतदान की आयु जो है संविधान संशोधन द्वारा जो है 21 वर्ष थी पहले, उसको बाद में 18 वर्ष कर दी थी। और ये 61वां संविधान संशोधन था जो 1989 में हुआ था, उसके द्वारा जो है 89 में हुआ था, 1989 में जो संशोधन, उसमें जो है पहले 21 वर्ष थी, कम 21 वर्ष का व्यक्ति जो है वो वोट डाल सकता था लोकसभा के मतदान के लिए, जो प्रत्यक्ष रूप से होता है वयस्क मताधिकार द्वारा। और अब जो है ये 21 से हटा करके 18 की गई थी, 61st जो अमेंडमेंट एक्ट आया था। ठीक है ना, और पहला जो अमेंडमेंट एक्ट आया था वो 1951 में अमेंडमेंट एक्ट आया था, वो भूमि सुधार को लेकर था। ठीक है, और लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने से न्यूनतम आयु जो है हमने बताया था 25 वर्ष है। ठीक है, राज्यसभा के लिए यही सदस्य संख्या जो है लोग 30 हो जाती है। ठीक है, राष्ट्रपति के लिए 35 हो जाती है। ठीक है ना, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद सदस्यों की अयोग्यता संबंधी प्रश्नों का जो है विनाश चेक करने के पूर्व राष्ट्रपति की राय लेता है।
तो जैसे संबंधित प्रश्नों का जो है विनिश्चय, ये विनाश चेक नहीं, विनिश्चय करने का जो है पूर्व राष्ट्रपति जो राय लेता है वो चुनाव आयोग से राय लेता है, ठीक है ना। राष्ट्रपति के टाइम पर भी जो हम लोगों ने जो इससे पहले राष्ट्रपति वाला जो चैप्टर खत्म किया था तो उसमें भी ये क्वेश्चन इंक्लूड था, ठीक है। दल बदल संबंधी कोई संसद सदस्य है, जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो दल बदल विरोधी अधिनियम के तहत अयोग्य करार दिया जाता है, ठीक है। या इसका निर्णय कौन करता है कि अयोग्य होगा कि नहीं होगा, तो इसका अयोग्य होगा कि नहीं होगा, इसका निर्णय जो है ये लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति करते हैं, ठीक है ना। लोकसभा में लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा में राज्यसभा के सभापति, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहाँ पर जो है दल बदल से संबंधित विरोधी अधिनियम के तहत है, ठीक है ना। तो दल बदल संबंधी जो अधिनियम जो है वो हमारा 52nd अमेंडमेंट एक्ट है, याद रखिएगा। उसके द्वारा ये दल बदल का प्रावधान है, और उसके साथ साथ जो है 10वीं अनुसूची जो है, वो जो 10वीं अनुसूची है वो दल बदल से संबंधित है, ठीक है। तो संसद सदस्यों के लिए योग्यताएं निहित करने वाला जन अधिनियम कब पारित किया गया था? ये 1951 में पारित किया गया था, ठीक है। कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए कितने वर्ष की सजा पाने पर संसद का सदस्य चुने जाने से अयोग्य हो जाता है? तो कोई व्यक्ति अगर जो है 2 वर्ष से अधिक की सजा पाता है तो वो संसद का सदस्य नहीं बन सकता है, ठीक है। किसी व्यक्ति को लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए कहाँ कहा गया है कि उसका नाम होना जरूरी है? तो भारत के किसी भी संसदीय क्षेत्र की मतदाता सूची में उसका नाम होना जरूरी है, ठीक है ना। जो मतदाता सूची होती है उसमें जो है उसका नाम होना जरूरी होता है, अगर कोई व्यक्ति जो है लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहा है तो ऐसा जो है विधानसभा के टाइम में भी होता है कि विधानसभा का मेंबर होने के लिए भी जो है उसका मतदाता सूची में नाम होना जरूरी है उस क्षेत्र की, ठीक है। फिर जो है कि लोकसभा का कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है, और लोकसभा का विघटन जो है वो प्रधानमंत्री की सलाह पर जो है वो राष्ट्रपति द्वारा होता है। विघटन का मतलब पूरी तरह से जो है लोकसभा का भंग होना, तो वो प्रधानमंत्री जो है वो अपना इस्तीफा जो है लोकसभा की तरफ से जो है अपना इस्तीफा जो है वो राष्ट्रपति को दे देता है। तो फिर मंत्रिपरिषद जो है वो अपने आप जो है उसको खत्म मानी जाती है और जो है लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है। तो आपातकाल को लागू होने पर लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, ठीक है ना। ये याद रखिएगा, कार्यकाल आपातकाल के लागू होने पर, और मैक्सिमम 3 ईयर्स तक, ठीक है। तो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? ये लोकसभा सदस्य चुनाव करते हैं, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र कैसे देता है? उपाध्यक्ष को देता है। लोकसभा का अध्यक्ष अपना जो त्यागपत्र है वो उपाध्यक्ष जो होगा लोकसभा का उसको देता है। उपाध्यक्ष को अगर देना है तो वो लोकसभा के अध्यक्ष को देगा अपना त्यागपत्र, ठीक है। तो जब राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत संसद का संयुक्त अधिवेशन आहूत करता है तब उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है, ठीक है ना। देखिए, संसद के अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन जो बुलाया जाता है वो आहूत जो है जो बुलाया जाता है वो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है, लेकिन उसकी जो अध्यक्षता करता है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है, ठीक है। याद रखिएगा, इसको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, आप लोगों को, कि ये संयुक्त अधिवेशन होगा तो वहाँ पे तो लोकसभा का अध्यक्ष ही करेगा, वहाँ पे राष्ट्रपति कहाँ आ जाते हैं? तो आहूत शब्द जब आएगा तो आहूत करता है, कौन करता है, बुलाता कौन है? वो राष्ट्रपति, ठीक है ना। पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर थे, ठीक है ना। जीवी मावलंकर जो थे वो पहले लोकसभा अध्यक्ष थे, ठीक है। उसके बाद आते हैं कि भारत की पहली महिला जो लोकसभा अध्यक्ष थी ये मीरा कुमार रही थी, और मीरा कुमार जो है ये पद के क्रम में अगर देखी जाए तो 20वीं, और व्यक्ति के क्रम में देखी जाए तो 15वीं लोकसभा, याद रखिएगा, ठीक है। पद के क्रम में जो है 20वीं, लेकिन व्यक्ति के क्रम में ही पूछा जाता है तो 15वीं लोकसभा की अध्यक्ष थी ये, ठीक है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है? लोकसभा अध्यक्ष लेता है। लोकसभा कब में उसका कार्यकाल पूरा होने से पहले कौन भंग कर सकता है? राष्ट्रपति भंग कर सकता है प्रधानमंत्री की सलाह पर, ठीक है, ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं कि लोकसभा 1 वर्ष में कम से कम कितने सत्र बुलाया जाना चाहिए? कम से कम 2 सत्र, कम से कम, ठीक है ना।
और 2 बैठकों के बीच में कितना अंतराल होना चाहिए। अब मान लीजिए 2 सत्र हैं लोकसभा के, तो उनके बीच में अंतराल 6 माह होना चाहिए, 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा, 6 माह से अधिक नहीं, ऐसा नहीं कि 6 माह उसके बाद नहीं, 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है, मैक्सिमम 6 मंथ। लोकसभा का कोरम या गण पूर्ति किसे कहते हैं? देखिए, गण पूर्ति जो होती है कि लोकसभा जो है वो अपना कार्य करेगी और उस हिसाब से जो है उस दिन जो है बैठक होगी लोकसभा की, तो वो गण पूर्ति जो है होनी चाहिए। तो संसद सदस्य जो होने चाहिए, कितने सदस्य होने चाहिए लोकसभा की गण पूर्ति के लिए? 1/10 सदस्य जो है प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। तो लोकसभा अध्यक्ष को उसके पद से कैसे हटाया जाता है? तो जैसे लोकसभा के तात्कालिक कुल सदस्यों के बहुमत से जो है कोई प्रस्ताव पारित हो जाता है तो वो अध्यक्ष जो है हटा दिया जाता है, ठीक है। तो और कौन से ऐसे लोकसभा अध्यक्ष जो हैं जो बाद में राष्ट्रपति पद के लिए चुने गए? तो नीलम संजीवा रेड्डी इंडिविजुअल हैं ऐसे, ठीक है, जो चुने गए थे राष्ट्रपति पद के लिए। तो इस वीडियो लेक्चर में जो है हमने लोकसभा के बारे में जाना। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो है हम लोग जो है इसके आगे की कड़ी को स्टडी करेंगे, वन लाइनर के द्वारा देखेंगे। तो दोस्तों, एक जो है रिक्वेस्ट है आपसे कि आप लोग जो है, जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार देख रहे हैं, पहली बार जो है इस वीडियो लेक्चर को जो है सुन रहे हैं, तो वो कृपया करके जो है चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी जो है आपको तुरंत मिल जाए, ठीक है। और दूसरा जो चीज़ है कि ये जो जीएस तैयारी हमारा जो तैयारी चैनल है, ये जीएस तैयारी बेसिकली सभी प्लेटफॉर्म्स पे उपलब्ध है। यूट्यूब चैनल के अलावा ट्विटर पर भी है, ठीक है। उसके बाद फेसबुक पेज है, ठीक है, फेसबुक पेज है। आप अगर टेलीग्राम में जाएंगे तो भी जीएस तैयारी 9 डालेंगे तो टेलीग्राम में भी हम मौजूद हैं। यहाँ पर जो है हम लोग जो है, मैं जो हूँ ये साझा करता हूँ नोट सारे, और करंट अफेयर्स को भी साझा किया जाता है। उसके साथ साथ जो है ऐप है, गूगल प्ले ऐप स्टोर से जो है, वहाँ से जो है गूगल ऐप जो है हमारा वो जीएस तैयारी करके ऐप है। तो 3 ऐप हैं टोटल, तो तीनों को जो है आप जो है जीएस तैयारी ऐप और तीसरा जो है जीएस तैयारी एग्जाम पोर्टल। तो जीएस तैयारी एग्जाम पोर्टल पर जो है ये डेली करंट अफेयर्स जो है आती है एग्जाम पोर्टल पर, और बाकी टेस्ट भी अपडेट किए जाते हैं। तो आप लोग जो है एग्जाम पोर्टल, ठीक है, तो ये देख लीजिएगा। उसके साथ साथ जो है पॉडकास्ट में जो खबरी पॉडकास्ट है, तो खबरी पॉडकास्ट पर भी जो है जीएस तैयारी अवेलेबल है, ठीक है ना। तो आप लोग जो है ज़्यादातर मैक्सिमम प्लेटफॉर्म्स पर जो है जीएस तैयारी अवेलेबल है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी। तो आप उसके माध्यम से जो है आप लोग जो है तैयारी कर सकते हैं, और साथ साथ में जो है आपको जो है इम्पोर्टेंट नोट्स या डेली की करंट अफेयर्स जो है ये एग्ज़ाम पोर्टल से भी मिल जाती है। इसके अलावा जो है gstayari.com ये जो है वेबसाइट है, gstayari.com, और gstayari.com जो वेबसाइट है उसमें भी जो आपको डेली का अपडेशन रहता है, करंट अफेयर्स का भी और बाकी टेस्ट का भी है, करंट अफेयर्स के टेस्ट भी हैं, बाकी टेस्ट भी हैं। तो उसके माध्यम से भी आप जो है तैयारी कर सकते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो है हम लोग मिलते हैं, और नेक्स्ट वीडियो क्लास में जो है इंडियन पॉलिटी की जो है वन लाइनर पार्ट 4 जो है स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।